जो सबसे पहले 4 हफ्ते बच्चे के हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा रिस्क होता है बीमारी होने का और हमारे देश में तो मृत्यु होने का भी, उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो नियोनेटोलॉजिस्ट होते हैं। तो उनकी हेड है मैम डॉक्टर मधु माथुर मैम। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है, वो हमें इस बारे में बताएंगी। फिर श्वेता मैम है। श्वेता मैम हेमेटोलॉजी यानी खून की बीमारियों की एक्सपर्ट हैं, और उनको मैं क्यों लाया हूँ ये भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर ललित मोहन साहब आएंगे। वो सबको पता है कैंसर के एक्सपर्ट हैं, है ना। और महिलाओं में कैंसर, अच्छी बात है कि पुरुषों से कम होता है, लेकिन बहुत कम नहीं होता, होता है। और कुछ कैंसर जो जनन अंग है या जो महिला के अंग है उनमें ज्यादा होता है। तो उसमें से एक कैंसर की हम बात करेंगे जब डॉक्टर ललित साहब आ जाएंगे। और फिर मैंने सृष्टि मैम को बुलाया। कितने लोग जानते हैं सृष्टि मैम को? सब जानते, बड़ी पॉपुलर है, हंसती जाती है हमेशा, है ना। तो अभी आते हुए भी देखा, हंसते हुए आएंगी। तो सृष्टि मैम को बुलाया, लेकिन वो एक खास हेल्थ की बात करेंगी। वो मैं बताऊंगा कि कौन सी हेल्थ की बात करेंगी जब वो आ जाएंगी, ठीक। तो अभी सृष्टि मैम किसी मरीज के साथ बिजी हैं आईसीयू में, उनका मैसेज आया, वो थोड़ी देर में आएंगी। और डॉक्टर ललित भी कुछ पेशेंट्स देख के आ जाएंगे। तब तक हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो मैम आ जाएं। तो सबसे पहले श्वेता मैम से सॉरी डॉक्टर मधु मैम से शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया कि जो बिल्कुल नवजात शिशु, अब आजकल तो ज्यादातर डिलीवरी अस्पताल में ही होती हैं, पीएचसी सीएचसी कहीं तो होती हैं, घर में तो बहुत कम होती हैं। मैं घर में पैदा हुआ था, लेकिन बहुत कम होती हैं। तो पर क्या है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो वो तो उसी दिन घर भेज देते हैं, सिजेरियन में भी 2-3 दिन में भेज देते हैं शायद। तो लेकिन नवजात, जैसे मैंने कहा कि उसकी मेडिकल डेफिनेशन 4 हफ्ते तक है, और उसके बाद भी बच्चा जो है वो थोड़ा उसको रिस्क होता है बीमारियों का। तो डॉक्टर मधु से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके घर में, कुछ मैं देख रहा हूँ यंग लोग भी हैं, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, और शादी होगी तो फिर कुछ समय बाद बच्चे भी होंगे। तो बहुत जरूरी, और जिनके परिवार पूरा हो चुका है उनके घर में बेटी होगी या बहू होगी या भतीजी होगी, कोई तो होगा जिसके छोटा बच्चा होगा, है ना। तो छोटे बच्चों के बारे में क्या देखभाल करनी है, क्या एहतियात बरतने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डॉक्टर मधु से पूछूंगा आपको बताएं कि क्या ऐसा दिखे आपको नवजात शिशु में कि जिससे आपको चिंता होने लगे कि अब इसका इलाज घर पे नहीं करना है, अब इसको जरूर डॉक्टर के पास ले जाना है, क्योंकि उसमें अगर आपने देर कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले मैम बताएंगी कि छोटे बच्चे के जो शुरू के दिन है उनमें क्या देखभाल, और अलार्म सिम्टम्स माने कि जिसको हम बोलते हैं रेड लाइट का क्या होता है, ट्रैफिक में रेड लाइट आई तो रुकना है, देखना है। तो वही चीज हेल्थ में होती है सबको, और खासतौर से आप लोग, क्योंकि जहां जहां आप रहते हो लोग सोचते होंगे अरे ये तो अस्पताल में काम करती है, इसको तो सब पता होगा। पता तो होना चाहिए ना, अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आप में और आपके पड़ोसी में क्या फर्क हुआ। तो हर बीमारी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ चाहे आप किसी भी पोजीशन में हो, जब भी कोई डॉक्टर आए ना, खासतौर से जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं, तो जब आप वो पहचानने लगे तो सर ये क्या मरीज है, सर इसको क्या प्रॉब्लम है, सर इससे कैसे बचा जा सकता है, थोड़ा थोड़ा अगर एक दिन में एक चीज भी सीखोगे तो साल में 365 चीजें सीख जाओगे। तो अस्पताल में रह के आपको मैं चाहता हूँ कि आपकी हेल्थ की जानकारी आपके जो पड़ोस में है, जो कहीं और काम करता है सरकारी दफ्तर में, उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहली बात तो जैसे नर्सिंग स्टाफ भी है यहाँ और सब भी जानते ही है कि सबसे पहले उसकी पहली जरूरत होती है कि उसको गर्माहट में रखना चाहिए। जैसे अपने अगर नर्सिंग स्टाफ जानता है ABC चलता है, और बड़ों में न्यू बॉर्न में चलता है TABC, टेम्परेचर। सबसे पहले उसके टेम्परेचर का ध्यान रखना है। होते ही बच्चे को एकदम पहुंच के और साफ सुथरे कपड़े में, थोड़े गर्म कपड़े में लपेट के रखना है। दूसरी चीज जो है कि वो ठीक से सांस ले रहा है या नहीं, इस पे ठीक से रो रहा है या नहीं, इस पे ध्यान है। अब जो अपन सर्कुलेशन देखते हैं, अगर बच्चा ठंडा पड़ रहा है या नीला पड़ रहा है तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि वो उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, वो सुस्त हो रहा है। तो हमें, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जितना जल्दी हो सके उसकी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन,
ब्रेस्ट फीडिंग शुरू की जाए। ब्रेस्ट फीडिंग अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आधे घंटे में उसकी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो जानी चाहिए, और सिजेरियन है तो विद इन 1 आवर। आप कहते हैं माँ ऐसी हालत में होती है कैसे करें, परंतु आपको पता होना चाहिए कि अगर बच्चे को पहले हफ्ते में, पहले घंटे में उस बच्चे में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने की, अगर हम वो नेचुरल टाइम को लूज कर देते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उसमें वो बच्चा नेचुरली ब्रेस्ट क्रॉल करता है, और क्रॉल करते हुए अगर बच्चे को छोड़ दिया जाए ब्रेस्ट के आसपास तो वो आराम से दूध पीने लगता है। जितनी देर होती है उतनी ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, साथ में ही उसमें ग्लूकोज की कमी होने की संभावना होती है। और जो शुरुआत का जो पीला गाढ़ा दूध होता है जिसको अपन कीस अपने आम भाषा में और वैसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बेहद जरूरी होता है, और वो उसी समय भी उसके न्यूट्रिशन के लिए काफी होता है, आगे भी बहुत सारी बीमारियों से बचाव करता है। उसमें कई सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं देता, उसमें न्यूट्रिशन के अलावा कुछ बायो एक्टिव मटेरियल भी होते हैं, जैसे उसमें इम्यूनिटी बढ़ाता है वो, उसमें कई ऐसे तत्व होते हैं जिससे हमारे उसके बच्चे की जो आते हैं वो उनमें उनकी सुरक्षा बढ़ती है। आगे दस्त या एलर्जी की तकलीफें या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, दिल की बीमारियां, डायबिटीज, ये सब कम होने की संभावना होती है। तो दूध जल्दी से जल्दी और 6 महीने तक सिर्फ दूध पिलाएं, इसके अलावा ना तो पानी दें ना कोई और चीज दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिवाय विटामिन डी जो कि कम होता है देना है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा हमें ध्यान देना है कि बच्चों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो वैसे अपने पुराने जो विचार है कि बच्चों को जब नवजात होता है माँ को थोड़ा अलग रखते थे, वो शायद इसी उससे हमारे सारे पुराने संस्कार कुछ सोच के बनाए गए हैं। अगर हम ज्यादा लोगों की भीड़ करते, बच्चा हुआ है सब बधाई देने को भीड़ कर रहे हैं, तो बच्चे में इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बच्चे को उस इन्फेक्शन से बचाना है उसको, तो ये चीज अगर हम और माँ का टच, माँ को स्किन टू स्किन अपन कांटेक्ट देंगे तो उसकी गर्माहट भी बनी रहेगी और माँ बच्चे में प्यार बनेगा और दूध भी अधिक होएगा। ये कुछ चीजें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कुछ आपने पूछा कि भी ऐसी कौन सी जरूरत है जब हम डॉक्टर के पास जाए, तो मैंने अभी जैसे बताया बच्चा सुस्त हो रहा है, दूध ठीक से नहीं ले रहा है, पेशाब कम कर रहा है, बच्चे को नॉर्मली दूसरे दिन से तीसरे दिन से 6 से 8 बार पेशाब करना चाहिए। अगर 6 से कम कर रहा है इसका मतलब या तो उसे दूध ठीक से नहीं मिल रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो सुस्त हो रहा है, नीला पड़ रहा है, या दौरे आने के जैसे कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स आ रहे हैं, ठंडा पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है माँ बहुत अच्छी जज होती है कि बच्चा ठीक नहीं लग रहा, तो उसको सामान्य रूप से न लें। उसमें बच्चे को अगर घर में भी आपके बहू है या कोई है कह रही है कि बच्चा ठीक नहीं है, तो वाकई वो ठीक नहीं, तो उसको एक बार आके डॉक्टर को अवश्य दें। ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो एक एक टॉपिक, क्योंकि सब टॉपिक अनरिलेटेड है, हम बीच में आपको अलाउ करेंगे कि अगर इस टॉपिक पे किसी के भी मन में कोई सवाल, कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। किसके घर में अभी रिसेंटली बच्चे का जन्म हुआ है, किसी भी रिश्तेदार के, किसी के? पूछो। यस, आप पूछो। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि सिजेरियन के बाद दूध नहीं पिला सकते। अब तो ये कहा जाता है कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी में पेट के ऊपर बच्चे को हाथों हाथ रखते हैं माँ के, उसी तरह कहते हैं कि सिजेरियन में भी उसके ब्रेस्ट के आसपास बच्चे को हाथों हाथ उल्टा रखते एक तरफ मुंह करके। और हालांकि ये प्रैक्टिकली साउथ इंडिया में ये सब फॉलो किया जा रहा है, पर नॉर्थ इंडिया में भी ना तो
हाँ, तो उन सब कुछ जगह मतलब दिया जाता है और और एक ही चीज है सिजेरियन में, थोड़ा 1 घंटे का समय तक दिया जाता है, जैसे आधे घंटे में शुरू करना है, विदिन 1 आवर शुरू करना है। उससे उसमें थोड़ा सा ना सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। अब अभी कुछ स्लाइड्स वाला शो नहीं है, तो मैं बताती कि अगर इवन माँ सीधी भी लेटी है तो दूसरे के सपोर्ट से बच्चा दूध तब भी पी सकता है, करवट भी ना ली हुई हो तो भी एक पोजीशन दी जाती है कि बच्चे को दूध पीना, क्योंकि उस शुरू का दूध तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अभी पूरा नहीं पढ़ा सकती, वो लैक्टेशन आगे के दूध बनने में भी बहुत सहायक है। लैक्टोजेनेसिस के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज प्रेगनेंसी में होता है, सेकंड जस्ट आफ्टर, और जो थर्ड स्टेज जिसमें फुल मिल्क मिलता है, उसमें अगर दूध बाहर नहीं निकाला जाएगा, बच्चा दूध लेगा नहीं या उसको एक्सप्रेस भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगर वो नहीं बिल्कुल अनकंफर्टेबल है तो एक्सप्रेस करके दूध निकाला जा सकता है, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। वो जो थर्ड स्टेज में जितना दूध निकाला जाएगा माँ के द्वारा, बच्चे के द्वारा या आर्टिफिशियल तरीके से पंप या एक्सप्रेस करके, उतना ही दूध अधिक बने। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर हमने मुंह बंद कर दिया कि अरे बच्चा अभी कैसे पिलाएंगे 2 दिन, तो वो दूध बनने में भी प्रॉब्लम है। इनफ दूध नहीं मिलेगा और वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के जो एडवांटेजेस हैं, वो इन्फेक्शन ना लगना और जो एंटीबॉडीज और आईजी एंटीबॉडी और डिफरेंट इम्यूनिटी के जो लैक्टोबैरिन और कई तरह की चीजें जो बच्चे को मिलती हैं, उनसे भी बच्चा बच्चे रह जाएगा। तो ब्रेस्ट फीड करना बहुत ज़रूरी है, जल्दी ब्रेस्ट फीड करना बहुत ज़रूरी है। और ये मिसकंसेप्शन या भ्रांति या जो प्रथा पुरानी चली आ रही है कि अगर ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो जल्दी से दूध नहीं पिलाना है, ये सब सही नहीं है। और वो भी ये होता है कि ऑपरेशन हुआ है, बिल्कुल माँ को सीधे लेटना है। किसी भी ऑपरेशन के बाद बहुत लोगों के मन में धारणा होती है कि बड़ा ऑपरेशन हुआ है, टाँके लगे हैं, मैं जरा से अभी हिली तो टाँके टूट जाएंगे। ऐसे कोई टाँके नहीं होते जो हिलने से टूटते हैं। तो माँ को करवट भी दिला सकते हैं उस पोजीशन में जिसमें फीडिंग की जा सके। और अब तो कोविड के बाद इम्यूनिटी का नाम तो सबने सुना है, सबको पता है इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी होती है बीमारियों से बचाने की हमारे अंदर जो शरीर में शक्ति भगवान ने दी है। और वो बच्चे में जो इम्यूनिटी है वो, जैसा मैंने बताया, माँ के दूध से और शुरू वाले माँ के दूध से आती है, और उसी समय के लिए नहीं, वो उसके जीवन भर काम करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को माँ के साथ उससे चिपका के माँ से रखना है। ये भी बच्चे और माँ के बीच में वैसे भी बहुत अच्छा संबंध होता है और ज़्यादा संबंध हो जाता है। और जैसा उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा लोग आके और उसकी बलिहारी ले रहे हैं और उसको चूम रहे हैं और उसको छू रहे हैं, और अरे तुम्हारी नाक ऐसी है और कान तो माँ जैसे हैं और नाक बाप जैसी है, ये सब नहीं करने देना है। तो लोगों को अलग रखना है ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। ठीक, ओके। तो अब चलते हैं, कितने लोग हैं, कितने अपने हॉस्पिटल में रैंप है, कितने लोग हैं जो 8 मंजिल तक रैंप के ऊपर चढ़ के जा सकते हैं? सब तो नहीं जा सकते। मैं तो रोज जाता हूँ, आप में से तो कोई दिखता नहीं उधर। हाँ, कल जाके देखना किस किस का सांस नहीं फूलता है। तो या ये जा सकती है। तो जिसका भी थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा काम करने में या नॉर्मल भी काम करने में, और या 2-4 मंजिल सीढ़ी चढ़ने में या इस तरह से सांस फूल जाए, ये कॉमन प्रॉब्लम है, सबको होता है। अक्सर होता है ना, आप ड्यूटी करके गए, बच्चा आया स्कूल से, मम्मी आज ये बना दो, अरे नहीं आज तो मैं बहुत थकी हूँ, तुम समोसा खा लो। तो ये कहलाता है कि आपके ज़्यादातर केसेस में ये लक्षण है कि शरीर में खून की कमी है, जिसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया एक शब्द होता है, मेडिकल वर्ड है। तो खून का नापने का एक तरीका होता है, एक टेस्ट होता है। जो लोग वार्ड में काम करते हैं वो देखते होंगे कि डॉक्टर ने बोला इसका एचबी करा लो। एचबी क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नापता है कि एनीमिया है या नहीं। और ये प्रॉब्लम खासतौर से औरतों में, यंग औरतों में ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा हर महीने ब्लड का लॉस हो रहा है। अगर बॉडी उसको रिप्लेस नहीं करेगी तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और दूसरा ये कि जैसा मैंने पहले कहा कि वो अगर कोई चीज़ अच्छी बनी है, बच्चों ने ज़्यादा खा ली, फिर हस्बैंड आए उन्होंने खा ली और मेरे लिए तो इतनी सी बची। तो
नोइंगली या अननोइंगली, जान के या बेध्यानी में, घर की जो महिला होती है उसको सबसे कम या सबसे कम पौष्टिक खाना मिलता है, तो उससे भी फिर शरीर में कमी हो जाती है। तो लेकिन ये बड़ी आसान चीज है इसको करेक्ट करना, इसको रोकना। और एनीमिया कैसे आपको पता चले कि आपको एनीमिया हो सकता है, उसके क्या लक्षण हैं, उसको ना होने देने के लिए क्या आपको खाने में एहतियात बरतना है, और अगर है तो कैसे पता चलेगा है, और अगर निकलता है कि एनीमिया है तो क्या करना है, क्या दवाई लेनी है, श्वेता मैम आपको बताएंगे। Good afternoon all. Happy Women's Day. I guess 365 days ही होता है, right? हम लोग बचपन में बहुत सुनते आए हैं। हम लोग बचपन में बहुत सुनते आए हैं अपने पेरेंट्स से, गाजर खाया करो खून बनेगा, आंवला खाया करो खून बनेगा, दूध पियो हड्डियां मजबूत रहेंगी। और अब हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं घर में। लेकिन जनरली फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम है, हम सारा दिन काम करते हैं, ऑफिस संभालते हैं, घर जाके घर संभालते हैं और उसके बाद हम थक जाते हैं। तब हमें क्या लगता है कि सारा दिन की थकान थी, आज वर्कलोड ज्यादा था। लेकिन हम कभी ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि शायद हमारे शरीर में भी खून की कमी हो रही है। एनीमिया हम तब कहते हैं जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने के बहुत सारे कारण हैं। या तो हमारा खान पान अच्छा नहीं है जिस वजह से खून नहीं बन रहा, या फिर जन्मजात ही कोई डिफेक्ट है हमारे जीन्स में, जैसे कि थैलेसीमिया में होता है तो हमारा खून नहीं बन पाता, या फिर कुछ कैंसर्स हैं, किडनी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें खून नहीं बन पाता शरीर में। और वुमेन्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम आयरन का इंटेक कम होना, मंथली साइकिल्स में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होना जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल कम होता जाता है। पता कैसे चलता है कि शरीर में एनीमिया हो गया है? बहुत ज्यादा थकान होना, सिर में दर्द होना, जैसा सर ने पूछा 8 रैंक तक कौन चढ़ सकता है। जब हम ये सब चीजें करते हैं तभी हमें रियलाइज होने लगता है कि अब हमारी सांस फूल रही है, हमारी हार्ट रेट नॉर्मल नहीं है, बालों का ज्यादा झड़ना, नाखूनों का टूटना, ये सभी सिम्टम्स हैं जो कि हमें बताना शुरू करते हैं कि शायद हम एनीमिया की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि हम हर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स में अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं। हमारे इंस्टीट्यूट में वैसे भी एनुअल पॉलिसी में हम लोग हमारा हीमोग्लोबिन स्टेटस चेक करते हैं। जब भी आपको लगे कि हीमोग्लोबिन 12 से कम हो गया है तो प्लीज अपना खान पान सुधारें, डॉक्टर्स को कंसल्ट करें, सो दैट हीमोग्लोबिन लेवल आपका फिर से नॉर्मल हो सके और फिर आखिर आप ब्लड भी डोनेट कर सके ब्लड बैंक में। और खाने में आपको क्या खाना है? सबसे ज्यादा पालक खाइए, गाजर लीजिए, विटामिन सी का इंटेक बढ़ाइए अपने खाने में। सर्दियों में तो बेस्ट है, आंवला खा सकते हैं, इट हेल्प्स अ लॉट। और दालें खाएं हम काफी ज्यादा, और आपको बहुत ज्यादा अच्छे से दूध, बहुत ज्यादा दूध का इंटेक तो कभी एनीमिया में हेल्प आउट नहीं करता है, लेकिन द बेस्ट थिंग इज दैट आप चुकंदर का जूस ले सकते हैं, एप्पल का जूस ले सकते हैं, जिस वजह से आपका हीमोग्लोबिन हमेशा मेंटेन रहेगा। सुनने में लगता है कि ठीक है खून की ही तो कमी है, लेकिन जब वो कमी सीवियर फॉर्म में हो जाती है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक जाना पड़ता है। तो उस चीज को रोकने के लिए बेस्ट है कि अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन करें, अपना खान पान। कितने लोगों ने देखिए, सबसे बड़ी बात ये लगती है कि जितनी फीमेल्स हैं वो सेल्फ नेग्लेक्ट की उनकी आदत हो जाती है। सेल्फ नेग्लेक्ट का मतलब खुद के लिए प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी है पहले माता पिता के लिए जब तक शादी नहीं होती है, शादी के बाद हस्बैंड की प्रायोरिटी, फिर बच्चों की प्रायोरिटी। तो आप खुद स्वस्थ रहेंगी तो अपने परिवार का, अपने हस्बैंड का, माता पिता का, अपने बच्चों का, सबका ध्यान रखना है। तो जरूरी है कि हम अपने आप के लिए सजग रहें कि सब पहले अपना ध्यान रखें। और जो मैडम ने बताया उसके अलावा एक चीज और रख लीजिए कि गुड़ चना एक कटोरी में डाल के भगवान को उसमें प्रसाद लगाइए और वो प्रसाद की कटोरी खुद स्वीकार करिए। तो गुड़ चना खाएंगे तो मन में, आत्मा में भी शांति रहेगी, पति से झंझट कम होगा और अपना एनीमिया भी अच्छा बना रहेगा। ये जो कैसे होता है, गुड़ चना खाने से पति से झंझट कैसे कम हो जाता है? ये तो नया नुस्खा बताया डॉक्टर ने। अगर ऐसा होने लगे तो फिर तो सारी औरतें खाने लगी। आप देखो, डॉक्टर ललित ने कहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी, तो सब खाना शुरू कर दो। 2 फायदे होंगे,
एनीमिया भी नहीं होगा और पति से खटपट भी नहीं होगी। अच्छा ये बताओ कि पिछले 1 साल में कितने लोगों ने अपना हीमोग्लोबिन कराया? और किसका कितने से कम? सर 12.5 से कम कितनों का था? देखा? और ब्लड कितनों ने डोनेट करा? मेरे पास फोटोग्राफ्स है। तो जो श्वेता मैम ने कहा 12.5 से कम का मतलब कि सीवियर एनीमिया नहीं, लेकिन एनीमिया बाय डेफिनेशन है, तो आपको उसका ख्याल रखना है। और जिन लोगों ने नहीं कराया है तो सुकांतो जी यहाँ बैठे हैं, अविनाश जी सबके नाम लिखेंगे। जो लोग यहाँ आए हैं अगर वो कराना चाहें तो मैं सुकांतो जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको फ्री हीमोग्लोबिन चेकअप, जिसका कम आएगा 12 से वो सब श्वेता मैम के पास या आपके जो भी डॉक्टर हैं आसपास जहां भी आप काम करते हैं उनको वो रिपोर्ट दिखा के उनकी राय लेंगे। ठीक? यस। अब आज ब्लड डोनेशन का दिन नहीं है, लेकिन बता दो कि ब्लड डोनेशन से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान नहीं होते हैं 1 मिनट में। ब्लड डोनेट करने से कभी कोई नुकसान नहीं है। लोगों को लगता है कि ब्लड डोनेट करेंगे तो पता नहीं 24 घंटे तक नींद नहीं आएगी, चक्कर आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। आराम से खाइए पिए, बस एम्प्टी स्टमक कभी भी ब्लड डोनेट नहीं करना। द रीजन भी वेसोवेगल रिफ्लेक्स डेवलप होता है, जिस वजह से आपको ज्यादा फटीग और वीकनेस फील होती है। और आइडियली ऑल वुमेन्स इफ देयर हीमोग्लोबिन इज अबव 12.5 you can donate every 4 months and males can donate after every 3 months. तो ब्लड डोनेशन से कोई नुकसान नहीं होता। और ऑब्वियसली जब आप जाएंगे डॉक्टर श्वेता के पास तो वो पहले पूरा आपका चेकअप करेंगे। जब उनको लगेगा कि हाँ आप ब्लड डोनेशन करने लायक हैं तभी आपको ब्लड डोनेशन के लिए कहा जाएगा। किसी ने एयर ट्रैवल किया? एक बहुत अच्छी शिक्षा और स्पेशली फीमेल्स पे लागू होती है, वो मिलती है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो पहले अपने मास्क लगाएं, फिर दूसरों की सहायता करें। ऑलवेज टेक केयर ऑफ फर्स्ट ऑफ योरसेल्फ, देन ओनली टेक केयर ऑफ अदर्स। तो आप सब तो यंग लोग हैं। ये जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कैंसर का, आप पे नहीं लागू होता। कैंसर जनरली मिडिल एज यानी 50, 60, 70 उस एज में होता है। यंग में भी होता है, बहुत कम होता है, लेकिन घर में तो हैं बुजुर्ग लोग, है ना। और जैसे जैसे हमारी खान पान और जीने का तरीका बदल रहा है, अनफॉर्चुनेटली हम पश्चिम सभ्यता से खराब चीज़ें लेते जा रहे हैं, तो अब हमारे भी कैंसर बढ़ भी रहा है और यंग लोगों में भी हो रहा है। तो जैसा मैंने पहले कहा, सब अस्पताल में काम करते हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी सबको होनी चाहिए। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि अपने बारे में तो जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो कैंसर जो पुरुष हैं, मान लीजिए आप 1000 पुरुष लें और उनका पूरा जीवन देखें और 1000 स्त्रियां लें उनका पूरा जीवन देखें, तो जो पुरुष हैं उनमें कैंसर ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोगों में होगा, स्त्रियों में कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि स्त्रियों में नहीं होता। और फिर स्त्री शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं कि जिनका कैंसर पुरुष में ऑब्वियसली नहीं होता है। तो जो स्त्रियों में कॉमन कैंसर हैं हमारे समाज में, उनमें जो जननांग के कैंसर हैं वो सबसे कॉमन कैंसर। वो कौन सा कैंसर है, वो क्यों होता है, कैसे ये डाउट हो आपको या आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उनको ये कैंसर होने की संभावना हो सकती है। ये नहीं कि कैंसर है अगर वो सिम्टम्स आते हैं, वो लक्षण आते हैं जो डॉक्टर साहब अभी बताएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस कैंसर की हम बात करेंगे, ये एक ऐसा कैंसर है, जनरली ये होता है कि कैंसर का तो इलाज ही नहीं है, वो भी गलत बात है, कैंसर का इलाज है, पर ये एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज के साथ साथ इसकी रोकथाम का भी तरीका अब उपलब्ध है। और वो आपको सबको जानना जरूरी है, अपने लिए चाहे उतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन आपके घर में जो बच्चियां हैं 9-10 साल से लेकर 15-20 साल तक की, खासतौर से जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनके लिए ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो बात डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर ललित मोहन साहब, उसको बहुत ध्यान से सुनना है। और जो वो बताएंगे कि सरकार की स्कीम शीघ्र ही आने वाली है,
जब वो स्कीम आ जाए तो उसको जैसे हम बच्चों को टीके लगवाते हैं उसका भी पालन करना बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन जो ग्रामीण महिलाओं में कैंसर देखा जाता है वो सर्वाइकल कैंसर। कोई बता सकते हैं सर्वाइकल किसको बोलते हैं? लास्ट रो से बात करेंगे। भाई जी कोई बता सकते हो सर्वाइकल किसको बोलते हैं? यूट्रस पता है? यूट्रस बच्चेदानी तो पता है सब। बच्चेदानी का जो मुंह है उसको सर्विक्स बोलते हैं और उसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। ये भारत में ग्रामीण महिलाओं में खासतौर से सबसे कॉमन कैंसर देखा जाता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं जितनी महिलाएं डॉक्टर अनुश्री डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं रेडियोथेरेपी का, सबसे कॉमन कैंसर ये वाला होता है। अभी ये क्यों होता है? ये वायरस से होता है, जैसे कोविड वायरस से हो रहा है ऐसे ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से कैंसर होता है। और जो अपनी शादी होने के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके थ्रू ये वायरस अपने शरीर में अंदर जाता है, वहां अपना घर बनाता है। 100 में से 99 के अपने आप क्लियरेंस हो जाती है, शरीर में कोई नुकसान नहीं रहता, 2-3-4 साल में क्लियर हो जाता है। किसी में कुछ और जेनेटिक चेंज आते हैं वहां और मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज आते हैं, उसका क्लियरेंस शरीर से नहीं हो पाता और वो एक कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो इसके लिए जो मुख्य लक्षण है कि हमको कैसे पता लगे कि कैंसर है कि नहीं है। किसी को भी पीरियड्स बंद होने के बाद में ब्लीडिंग शुरू हो जाए, अपने घर में अपनी दादी नानी सास कोई भी है जिसको पीरियड्स बंद होने के बाद ब्लीडिंग शुरू हुई, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, तो उसका हमेशा जांच करना चाहिए, उस पर रिस्क रहता है। किसी को पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो जाए, 2 माहवारी के बीच में ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो भी जांच करवानी चाहिए, उसमें रिस्क रहता है। किसी को लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रहे तो भी जांच करनी चाहिए। पीरियड्स के दौरान यदि किसी को क्लॉट्स आते हैं तो भी जांच करनी चाहिए। जनरली मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है उसमें क्लॉट्स नहीं आते, पर किसी को थक्के आए उसमें टुकड़े आए खून के तो भी जांचें करनी चाहिए। ये सब कॉमन लक्षण होते हैं। किसी को ब्लीडिंग नहीं हो लेकिन सफेद पानी आना, वो भी ल्यूकोरिया जो बोलते हैं, वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। ऐसा कुछ भी होने से डॉक्टर से जाके जांच कराएं। अपने गायनी डिपार्टमेंट में बहुत जल्दी 5 मिनट जांच कर लेते हैं। यदि किसी को डाउट लगता है वहां पर डॉक्टर को कि अंदर कोई जख्म है, कोई गांठ है, किसी में संभावना है कैंसर की, ज्यादातर का उसी समय इलाज भी कर सकते हैं। उसमें वही कोई दवाई लगा के यदि कोई चीज छोटा मोटा जख्म है, छाला है, उसको वहां पर ठीक भी कर सकते हैं। यदि डाउट लगता है तो उसकी बायोप्सी आउटडोर में करते हैं जिसमें कोई दर्द नहीं होता। एक चावल के बराबर टुकड़ा कहीं जख्म दिखता है तो उससे जांच करते हैं, उससे कैंसर कंफर्म होता है। लेकिन कैंसर कम होता है, ऐसा नहीं कि 10 सिम्टम्स वाली महिला को देखें तो उसमें से कैंसर सबको होने वाला, बहुत कम को पता लगता है। लेकिन प्री कैंसरस स्टेज में कि कैंसर होने से पहले की स्टेज में हम इलाज कर ले, जांच करा लें तो कैंसर में परिवर्तित नहीं होगा। तो ये वाली जांच है जिसको पेप स्मीयर नाम की जांच बोलते हैं, जो अपना लाइफ टाइम में कम से कम 2 बार करनी जरूरी है। एक बार 35 की उम्र के आसपास, एक बार 45 की उम्र के आसपास। कायदा तो कहता है 35 की उम्र के बाद में हर 3 साल में एक बार जांच करनी चाहिए, पर यदि ये नहीं हो तो कम से कम 2 बार हमको जांच करनी चाहिए, जिसको पेप स्मीयर जांच। गायनी डिपार्टमेंट में अपना वेजाइना के रास्ते थोड़ा सा एक सिक्रीशन से एक स्लाइड पे लेते हैं, उसको मशीन में देखते हैं, कोई दर्द नहीं होता, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई चीरफाड़ नहीं है, और आप आउटडोर में जाके जांच भी करवा सकते हैं। यहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, उसमें भी कोशिश कर रहे हैं सुकांता जी, विकास जी, सब लोग मिलके कि उसके थ्रू भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की मदद कर सकें। तो ये तो हो गया बीमारी के बारे में। बीमारी होने के बाद इलाज का तो अलग तरीका है, वो हम आज डिस्कशन नहीं करेंगे। तो बचाव के लिए जरूरी है हम अपनी खुद की उम्र के साथ में जांच कराएं, अपनी दादी नानी सास जो भी है उनकी भी जांच करवाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, इसके बचाव के लिए वैक्सीन आ गया। जैसे कोविड का हमने सबने वैक्सीन लगाया, अपने बच्चों को हम दूसरे वैक्सीन लगाते हैं, ऐसे HPV का वैक्सीन अवेलेबल है। आज की तारीख में वो वैक्सीन करीब 2,500-3 हजार रुपए का एक डोज आता है। सरकार ने भी ऐलान किया अपने बजट में कि वो वैक्सीन हमको जल्द ही शायद गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम में ले ले और वो हमारे लिए फ्री अवेलेबल। तो वैक्सीन से फायदा ये आता है कि उस वैक्सीन से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से जितने कैंसर होते हैं उनसे बचाव, और एक कैंसर नहीं है 6 कैंसर होते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से, जो अपने जननांगों के कैंसर है और यहाँ गले का भी एक कैंसर होता है।
जो महिला पुरुष दोनों के 6 कैंसर से बचाव है। दुनिया में कोई भी और ऐसी चीज नहीं है जो एक वैक्सीन के डोज से 6 कैंसर से बचाव हो, और वो भी उम्मीद है फ्री मिल जाएगा। तो वो जो वैक्सीन आ जाए, अपने बच्चों को, अपने लड़कियों को खासतौर से हमको 9 साल से 14 साल की उम्र में 2 डोज लगवाने हैं। एक आज लगवाया, एक 6 महीने के बाद लगाया, या हाथ में लगाते हैं, मामूली सा दर्द हो सकता है लगाने के टाइम में, एक दिन किसी को बुखार हो सकता है। वैक्सीन एकदम सेफ है, जो टेस्टेड है गवर्नमेंट की तरफ से है। विदेशों में काफी सारे ऐसे देश हैं जहां से ही सर्वाइकल कैंसर पूरा खत्म हो चुका है, और उसमें मुख्य भूमिका रही है महिलाओं की कि एक तो रेगुलर स्क्रीनिंग करा के पेप स्मीयर वाली जांच कराई, या एक डीएनए टेस्ट वो कराया, दूसरा अपने बच्चों को उन्होंने वैक्सीन लगवाई। तो जब वैक्सीन लगा तो वैक्सीन लगने की वजह से इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो वो इन्फेक्शन होता ही नहीं फिर हमारे शरीर में। तो वैक्सीन अपने बच्चियों को खासतौर से लगवाना एकदम जरूरी रहेगा। हम रिकमेंड करते हैं कि वो बच्चों के जो डॉक्टर है, मधुमाता मैम है और जो पीडियाट्रिशियन है, उन्हीं के पास जाके वो वैक्सीन लगवाएं। उसमें कैंसर सेंटर आने की या बच्ची को लाने की जरूरत नहीं। तो वो चीज का हमको ध्यान रखना है कि जो सरकार की तरफ से फ्री अवेलेबल हो, अपने बच्चों को हमको सबको वैक्सीनेट करवाना है 9 साल से 14 साल तक। यदि किसी बच्चे की उम्र 14 साल से ज्यादा है तो उसको 3 डोज लगेगी, एक आज लगेगी, एक 1 महीने बाद, एक 6 महीने बाद लगेगी, और शादी के पहले तक वो डोज हम लगवा सकते हैं। तो ऐसे बचाव भी कर सकते हैं, जल्द अवस्था में पता लगा सकते हैं, और यदि कैंसर के पहले की स्टेज, इसको प्री कैंसरस बोलते हैं, उससे बचाव से बीमारी कैंसर होने से पहले ही पूरी ठीक हो सके। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और ये सबको ध्यान में रखना है कि जैसे ही सरकार ये स्कीम अनाउंस करती है, और उम्मीद है कि जल्दी ही आ जाएगी ये स्कीम, और उसमें अब देखना है कि फ्री होगी या कम दाम पे मिलेगी। लेकिन अगर कम दाम पे भी मिलती है, कुछ पैसे खर्च भी करने होते हैं, तो कर लीजिएगा। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डेफिनेटली जो 9 से 15 साल की बच्चियां हैं घर में, उनको तो बिल्कुल लगवाना है, लड़कों को भी लगवा सकते हैं, और 15 से ऊपर की भी अगर बच्चियां हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको भी लगवा सकते हैं। उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, शायद 3 डोज की डॉक्टर सलाह दें। उसमें अगर थोड़ा बहुत खर्चा होता है तो वो भी करवा दें, क्योंकि इससे जो औरतों का, हमारे देश का सबसे कॉमन कैंसर है, यानी अगर 100 कैंसर हो रहे हैं तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा कैंसर है वो यही वाले हैं, बच्चेदानी के अग्रभाग के। और ये वैक्सीन से उसको आप पूरी ज़िंदगी के लिए अपने बच्चे में उससे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बहुत कम कैंसर है जिनसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने पास अपने को। स्मोकिंग तो है, स्मोकिंग से बहुत सारे कैंसर होते हैं, ना करें, लेकिन जो बाकी कैंसर हैं जो स्मोकिंग से नहीं रिलेटेड हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी एक इजाद हुई है, एक डिस्कवरी हुई है, और उसका पूरा फायदा। कोविड से हमने कैसे अपनी जान बचाई, वैक्सीन लगा के बचाई, बच्चों को बीमारियों से कैसे हमने बचाया, वैक्सीन से बचाया। तो ये जरूर लगवानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनुश्री, आप कुछ कहना चाहोगे सर्विक्स के बारे में? एनीथिंग यू वांट टू ऐड? तो एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अविनाश भाई, एक और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हम कर सकते हैं, वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। जैसे हमें हर महीना आता है तो उसमें एक तो हाइजीन मेंटेन करना, क्योंकि जब तक ये वैक्सीन नहीं थी उससे पहले वेस्ट में देखें तो प्रिवेंशन इसीलिए था क्योंकि वो हाइजीन अच्छा मेंटेन करते हैं। तो पीरियड्स के टाइम पे अच्छे से मतलब पैड्स यूज करने हैं, उनको रेगुलरली चेंज करना है। अदरवाइज भी अपनी जेनाइटल हाइजीन मतलब प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन जो है मतलब उसको स्वच्छ रखना है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, खासतौर से आपके घर में जो बच्चियां हैं उनको शुरू से ये शिक्षा देनी है। और अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा, इस बारे में घर में बात होनी चाहिए। जो नई बच्चियां हैं उनको जब उनकी माहवारी शुरू हो रही है उससे पहले ही ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको इस बारे में समझाएं कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है, कैसे अपने को साफ रखना है, इन्फेक्शन से भी बचाएगा। और जैसा अनुश्री बता रही हैं, आगे चल के क्योंकि वो वायरस का इन्फेक्शन कम होगा या नहीं होगा तो कैंसर से भी उसमें बचाव होगा। अब मैंने आपको बताया था सृष्टि मैम के बारे में, आज थोड़ा कम हंसते हुए आई हैं सृष्टि मैम। तो सृष्टि मैम एक हेल्थ के बारे में बात करेंगी कि जो हमारी डेफिनेशन है हेल्थ की, जो स्वास्थ्य की परिभाषा उसमें नहीं आती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। अब आप सब तो वर्किंग हैं तो कुछ पैसा घर में लेके जाते हैं, तो चाहे वो पैसा कम भी है
उसको कैसे मैनेज करना है, अपने पैसे का स्वास्थ्य कैसे ठीक रखना है, और अगर हो सकता है बढ़ाने का भी कुछ टिप्स दें तो वो आज उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था। पिछली बार हम ये टॉपिक नहीं डिस्कस कर पाए थे, तो शिश ने मुझे स्पेसिफिकली कहा था कि मैं आप लोगों से फाइनेंस यानी पैसे की हेल्थ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम में से कोई ऐसा है क्या यहाँ पर जो फ्री में काम करने के लिए आने के लिए तैयार है कि मुझे कुछ पैसे मत दो, कोई सैलरी मत दो, हम आकर यहाँ काम करेंगे? शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा। एक लेवल के बाद जब बहुत सारा हो हमारे पास तो हम चैरिटी करने के लिए जा सकते हैं, बट शायद ही कोई ऐसा होगा, राइट? तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, दो फीमेल्स की कहानी सुनाना चाहती हूँ। दो लेडीज हैं, एक का नाम नेहा है और एक का नाम हेमा है, राइट? दोनों महात्मा गांधी में जॉब ज्वाइन करते हैं। दोनों की स्टार्टिंग सैलरी 12-12 हजार रुपए है, राइट? बिल्कुल हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 12-12 हजार रुपए सैलरी है नेहा की भी, हेमा की भी। नेहा को खर्च करने का बहुत शौक है, तो जैसे ही सैलरी आती है उसकी हर महीने नेहा ने पहले नया मोबाइल खरीदा, फिर अगली सैलरी में नए कपड़े खरीदे, फिर सोचा अच्छा मेकअप किट चाहिए है, नए शूज चाहिए है, और वो 12 हजार रुपए पूरे के पूरे सैलरी आती है वैसे ही खर्च हो जाता है। और उसका जो घर का रेंट है, अगर स्कूटी उसने लोन पर ली है तो वो भी सब खर्चे जा रहे हैं। तो ये तो नेहा की लाइफस्टाइल है। हेमा ने किताब पढ़ी है, कौन सी किताब? रिच डैड पुअर डैड। एक किताब है, बहुत ही 125 रुपए की किताब है, मात्र अमेजोन पे, और हिंदी इंग्लिश हर भाषा में अवेलेबल है, जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पढ़िएगा। तो कितने की है? सर 125 रुपए की। अविनाश नोट कर, अगली बार की तरफ से गिफ्ट मिल जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है सब। राइट। सो नेहा ने क्या किया, नेहा ने उसकी जो सैलरी थी उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। ये मैं यहाँ आके ना कागज मांग के 3 हिस्से बना रही थी। तो 12,000 रुपए के 3 हिस्से कितने होते हैं? 4,000, 4,000, 4,000, राइट? सो नेहा ने क्या किया, पहले उसने जब वो किताब पढ़ी रिच डैड पुअर डैड, तो उसने कहा 4,000 रुपए तो मेरी सैलरी है ही नहीं, उसको मैं माइनस करके चलूंगी। तो बचे कितने? 8,000। अब 8,000 में से 2 तरह की चीजों पर हम इंसान खर्चा करते हैं। एक होती है हमारी जरूरतें, हमारी नीड्स, जैसे बच्चे की स्कूल की फीस, मकान का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, सिलेंडर खरीदना, ये सब हमारी नीड्स होती हैं, जरूरतें होती हैं। बाकी 4,000 रुपए उसने सोचा मैं खर्च करूंगी मेरे बॉन्ड्स पे, कि चलो इस महीने मुझे एक नया ड्रेस खरीदना है या मुझे नए शूज खरीदने हैं। ये 8,000 रुपए तो वो खर्च कर रही थी। सारा डिफरेंस जो आता है ना वो इन 4,000 रुपए में आता है। उसने क्या किया, उसने इन 4,000 रुपए से उसने हर महीने, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपना एक म्यूचुअल फंड का SIP अपने बैंक में जाकर जहाँ उसका खाता था उसने अपना म्यूचुअल फंड का SIP चालू करा दिया, एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके, जो ट्रस्टेड था, जिनको वो जानते थे, और उसने और 2-3 लोगों से और वेरीफाई किया कि मैं जिन फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ, 4 फंड्स में 1,000 रुपए पर मंथ उसने इन्वेस्ट करना चालू किया। आप इमेजिन कर सकते हो कि नेहा के पास कितना पैसा होगा 10 साल बाद, सेविंग्स कितनी होंगी? कैन यू गेस? मैं वो भी लिख कर लाई। तो अगर नेहा 4,000 रुपए 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रही है तो उसके पास 13 लाख रुपए इकट्ठे होंगे, और अगर वो 20 साल तक इन्वेस्ट कर रही है तो 30 लाख रुपए इकट्ठे होंगे। ये होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। एंड कैन यू इमेजिन 25 साल तक अगर वो इन्वेस्ट कर रही है तो कितने पैसे होंगे? 65 लाख रुपए। ये होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो हमें नेहा बनना है कि हेमा बनना है? नेहा बनना है ना। सो प्लीज, आपको जितनी भी सैलरी मिलती है, चाहे वो 10,000 मिले, चाहे वो 8,000 मिले, चाहे वो 20,000 मिले, उस सैलरी को हम 3 हिस्सों में क्या डिवाइड कर सकते हैं, और हम 1/3 हिस्सा सेविंग कर सकते हैं। तो हमें किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, हमें लोन नहीं लेना पड़ेगा। देखिए, अगर हम कर्जे वाला जीवन जीते हैं ना, वो एक स्पाइरल डाउन होता है, वो जिंदगी भर हम कर्जे में उसमें फंसे रहेंगे। और एक होता है सादा जीवन जीना। हमें मेरी पूर्वीश पारिक सर से भी इस बारे में बात हुई थी कि अगर हम रोज जोमेटो से, स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, हमारा खर्चा ही ज्यादा है, हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज्यादा है, हमें रोज बाहर से खाना खाना है, तो हमारे पास पैसा कैसे बचेगा? एक सादा जीवन, एक सिंपल जीवन, हमारे पास इमरजेंसी फंड्स होते हैं, हम कर्जे में नहीं डूबते हैं, हमारे को अच्छा लगता है, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ भी हमारी हीमोग्लोबिन की तरह रिजर्व होना चाहिए। जैसे 12 हीमोग्लोबिन पे आदमी बढ़िया काम कर लेगा, पर 7 हीमोग्लोबिन पे क्या वो मेघालय जाके हाइकिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो अगर ये 4,000 रुपए महीने भी आप सेव करते हो तो आप इमेजिन करो आपके पास कितना वेल्थ अक्यूमुलेट होगा, आपका रिटायरमेंट कितना स्मूथ होगा, राइट?
तो नेहा बनेंगे? ऑलराइट, थैंक यू। तो सृष्टि ने तो 1/3 कहा। मैं जब मेरे बच्चे कमाने लगे, और ये बात मुझे मेरे फादर ने बताई थी, तो मैं देता हूँ चवन्नी ज्ञान। चवन्नी किस किस को पता है? किसने देखी है चवन्नी? आजकल तो बंद हो गई वैसे सब। तो मैंने ये कहा था कि भाई 1 रुपया अगर आप कमा रहे हो तो उसमें से चवन्नी तो आपको बचानी है। बाकी 75, अब क्योंकि जिसकी ज्यादा सैलरी उसको टैक्स भी देना है, और लेकिन चवन्नी तो बचानी है। और जो सृष्टि कह रही है वो सही बात है। मैंने जब कमाना शुरू किया था तो मैंने तब से ही ये थोड़ा थोड़ा बचाया, और वो बचाते, क्योंकि जो आपने 4 आने आज जमा किए तो वो अगले महीने 8 हो गए, उसके 8 पे इंटरेस्ट मिलेगा। जो इंटरेस्ट है उसमें भी जो इन्होंने वर्ड यूज किया कंपाउंड, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है उनको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है। और जो महिलाएं पीछे बैठी हैं, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, वो जो आते हैं ना कि आपका दरवाजा खटखटाया, घंटी बजाई कि बहन जी 100 रुपया लगा दीजिए, 2 साल में 500 हो जाएंगे, तो कभी नहीं करना है। सारा पैसा आपका डूब जाएगा। जब पैसा बचाना है सरकारी बैंक में, जहां आपका सैलरी का अकाउंट है, बैंक की सलाह लेके। और आपके लिए तो सबसे अच्छा है जो आपके वार्ड में डॉक्टर है, उनको 2 मिनट सर मैं आपके लिए चाय ले आऊं, कहेंगे हाँ मैं थक गया हूँ। जब चाय पिलाई उनको, उनके लिए लेके आए, पैसे वही देंगे, पैसे आपको नहीं देंगे। तो सर मेरे पास ये 500 रुपए है, कहाँ मैं इसको, तो वो कम से कम आपको सही सलाह देंगे, है ना? सर बस एक चीज और नई सलाह हो तो सृष्टि मैम के पास चलिए। आई बी मोर देन हैप्पी। मेरे आईसीयू में काफी नर्सेस के हमने म्यूचुअल फंड चालू करवाए थे आज से काफी साल पहले, और मात्र 4,000 रुपए महीने से। और आज उन्होंने फिर उसके दम पर, मैं नाम नहीं ले सकती, बट उसके दम पर ही इज बॉट न्यू एक शॉप खरीदी सर उन्होंने। सो आई एम सो हैप्पी विद दैट। वो सही जगह बचाना जरूर है, लेकिन उसको सही जगह, और ये जो झांसे वाले लोग होते हैं उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। मुझे मालूम है कि कई लोग उसमें फंस जाते हैं। लास्ट चीज सर, कि महिलाएं काफी बार ऐसा सोचती हैं कि मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मेरे फादर कर रहे हैं। प्लीज फाइनेंसेस का उतना ही जिम्मेदारी जितना मेल्स का है उतना ही आपका है। तो प्लीज छोड़िए मत कि मेरे मेल काउंटर पार्ट करेंगे। आप समझ सकते हो इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो अपने फाइनेंसेस अपने हाथ में लीजिए, राइट? अपनी खुद की जो सैलरी, क्योंकि सबके हस्बैंड भी तो कमाते, तो एक तरीका ये भी रहता है कि मैं मेरी सैलरी खुद ही रखूं। घर का खर्चा हस्बैंड की सैलरी से करो, अपना ब्यूटी पार्लर का खर्चा हस्बैंड की सैलरी से करो। अपनी चाहो तो पूरी बचा सकते, बिकॉज स्त्री धन बोलते थे इसको पहले, कि कहीं भी बड़े बड़े जो सेठ थे उनके पास भी फीमेल्स के पास ज्यादा पैसा होता था। तो अपना पैसा को खुद बचा के रखो, खर्च कम से कम करो। और पीछे जितने लोग बैठे हैं बहुत सीरियसली, बहुत सोच समझ के सुश्री मैम की बात को लेना है। चाहे आप वो जो कह रहे हैं कि 12 में से 4 नहीं 2 ही बचाओ, ठीक है, मजबूरी हो सकती है कि आप 4 नहीं बचा सकते, लेकिन कुछ पैसा जरूर बचाना है और सही जगह उसको लगाना, ठीक? तो आगे चल के बच्चों की पढ़ाई और चीजों में वो काम आएगा। आज अगर आप उसको खर्च कर दोगे तो आगे फिर मुश्किल होगी। अच्छा, सब लोग अपना अपना नाम और फोन नंबर लिखेंगे। अविनाश जी कलेक्ट कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं ये अभी नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन सब लिख दें, जो नहीं लिखेंगे वो पछताएंगे। अब मैंने देखिए सुकांतो जी को बुलाया। सुकांतो जी हमारे अस्पताल के सबसे बड़े अधिकारी हैं। क्यों बुलाया मैंने इनको? क्योंकि आप सब अस्पताल में काम करते हैं, है ना? और डॉक्टर जो काम कर रहे हैं मरीजों की देखभाल का, हमारा सबका काम वही है। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, नर्स अपना काम कर रहे हैं, जो बाकी कर्मचारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं। किसी का काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर जो आपका काम है वो आप मन लगा के, जितनी देर अस्पताल में है वो अस्पताल में ही मन लगाना है, मरीज का ही काम करना है। और हर इंसान ये कोशिश करे कि हर रोज एक मरीज की, जो बेचारा परेशान इधर उधर घूम रहा है, उसका रिश्तेदार, उसकी किसी तरह से मदद कर दे। तो साल में आपने 300 लोगों की मदद कर दी। और जिस दिन आप ये करोगे ना, जब आप घर जाओगे, जब आप लेटोगे, तो आपको लगेगा आज मैंने एक अच्छा काम किया। वो तो आपको फायदा हो गया। अब सोचो 4000 हमारे कर्मचारी हैं, 5000 लोगों ने अगर हर रोज एक आदमी की मदद करी, तो जो 5000 लोगों की हमने मदद की है, जब वो बाहर जाएंगे अपने पड़ोसी, अपने ऑफिस, अपने रिश्तेदार से मिलेंगे, अरे आज मैं वहां गया था,
और वहाँ वो एक सुनीता नाम की थी कर्मचारी, उन्होंने मेरी मदद करी। तो 5,000 से 50,000 लोगों में अस्पताल का नाम फैलेगा। तो आप अपना भी अच्छा कर रहे हैं, मरीज का जो परेशान है इंसान उसका भी। अब मान लो आप किसी सरकारी दफ्तर में गए हो, हम सब जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ क्या करना है, कहाँ फॉर्म भरना है, कहाँ पैसे जमा कराने हैं, कहाँ जाके वो जमा करना है। कोई अगर आपकी मदद करे तो कितना अच्छा लगता है, कितना टाइम सेव हो जाता है। यही काम हमको यहाँ करना है। और यहाँ तो जो लोग आ रहे हैं वो तो बेचारे परेशान लोग आ रहे हैं, उनका मरीज बीमार है, बच्चा बीमार है, पिताजी बीमार है, पैसे भी नहीं है। तो अगर हम जरा सी भी उनकी मदद कर दें तो कितना अच्छा उनको भी लगेगा, और सच बता रहा हूँ आपको खुद भी अच्छा लगेगा। तो सुकातु जी को मैंने इसलिए बुलाया है कि एक जनरल आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस नहीं, एक गाइडलाइंस दें कि जब हम अस्पताल में हैं तो हमें मरीजों के साथ और उनके रिश्तेदारों के साथ कैसे व्यवहार करना है, और अपनी जो परेशानियां हैं उसको कैसे अलग रखते हुए हमें मरीज की सेवा करनी है। Thank you so much, sir. On behalf of top management, I congratulate all of you as on the Women's Day. एक मेरा प्रीवियस जब मैं बैंगलोर में था, एक 2-3 हम स्टडी किए थे अपोलो ग्रुप्स में। दिया गया था कि हाउ यू मेंटेन योर स्ट्रेस ड्यूरिंग वर्क प्लेस। तो हमने वहाँ पे 6 मंथ के डेटा लिए थे। वहाँ पे ज्यादातर आईटी थे, इवन नर्सिंग स्टाफ जो पोस्टेड, उनके हस्बैंड में भी आईटी समहाउ काम करते थे वहाँ बैंगलोर में। तो वहाँ पे दिखा जाता था कि इनकी वर्क प्रेशर से ज्यादा है फैमिली प्रेशर। जो लॉन्ग आवर नर्सिंग का मैं मिलूँ, लॉन्ग नर्सिंग ऑल्सो एडमिन ऑपरेशन टीम जब जाते थे, उनके हस्बैंड का ड्यूटी आवर्स अलग रहता था आईटी इंडस्ट्री, एंड इन लोगों का भी अलग। तो हमने सबके डाटा लिए थे वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से लेके नियर अबाउट 6,000 एम्प्लॉय अक्रॉस अपोलो ग्रुप विद द। तो उसमें पता चला नोबडी डिस्कस इन फैमिली में, जितने लोग अभी फीमेल से आ रहे हैं, तो घर में कभी डिस्कस नहीं करते कि स्कूल के बच्चा जो जाएगा इसको देखभाल कौन करेगा, हस्बैंड ना वाइफ, क्योंकि इनका शिफ्ट अलग होता था, उनका शिफ्ट ऑड आवर में स्टार्ट होता था, जिस वजह से डेली झगड़ा होते थे। और हॉस्पिटल इधर आईटी में भी सेम, बिकॉज वो वहाँ पे जाके काम नहीं कर पाते थे यहाँ पे। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, ज्यादातर हॉस्पिटल का इतना प्रेशर नहीं है जिसपे जितना फैमिली में अपने कभी हस्बैंड इससे डिस्कस नहीं किया। आई गिव 2 एग्जांपल। व्हेन आई जॉइंड हियर, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया था जिसको 6 मंथ का टास्क दिया गया था। मैंने बोला सर इसको हम 100 डेज में करेंगे। तो हमने नर्सिंग स्टाफ सारे बैठे हुए, हमने डिस्कस किए थे इनसे। मैंने बोला फीमेल से हम कराएंगे ट्राई, क्योंकि राजस्थान में एक वो डिपेंडेंस है कि मेल्स का डोमिनेंसी है, जो विदाउट बायस, विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट। तो मैंने बोला कि नहीं फीमेल्स कर सकते हैं मोर एक्टिव, इनको बैकअप दो फीमेल्स। तो इनको हम डिस्कस किए नर्सिंग टीम से कि आपकी फैमिली में किसका किसका प्रॉब्लम है लॉन्ग आवर यहाँ करने से। हम उस हिसाब से इनका टीम बनाए। जो आउटकम आया, चेयरमैन साहब ने 6 मंथ का काम इन्होंने 60 डेज में कराया। दैट आई थिंक एवरीबॉडी इज ओके, क्योंकि सबको ग्रुप था। और मैंने राधेश्याम को बोला था सारे फीमेल्स को 90% रखना। तो टीम इनसे भी डिस्कस किए थे, किसको हमने ओवरबर्डन में नहीं दिए थे। इनका घर में ड्रॉपिंग तक, इवन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की जरूरत है, घर से बना के मत लाओ, यहाँ पे हम खिलाए थे। तो आउटकम 6 टाइम्स मल्टीपल हुआ उस टाइम में। तो चेयरमैन साहब भी ये खुश हो गए कि हाँ इतना बड़ा टास्क हमने कर लिया। सेम फॉर्म ऑफ ऑपरेशन टीम दोज आर वर्किंग, इनकी भी हमने कभी आज मैनेजमेंट की तरफ से सर कोई भी ऐसा मल्टीपल प्रेशर नहीं, रादर हम लोग इनके बैकअप बनते वीकडेज एंड हॉलीडेज। रादर इनको हमने स्ट्रेस दिया, अगर कहीं ऐसा किया होगा तो यू कैन ऑल्सो स्टैंड एंड। तो इनको हम कभी स्ट्रेस में नहीं डालते कि फैमिली रह के सफर करके कभी। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप घर में डिस्कस करो। ज्यादातर स्ट्रेस घर में बच्चे हैं, फादर मदर इन लॉ भी है, सब कोई है, तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करो हस्बैंड के साथ। आप ऐसा मत करो कि एक दूसरे को भरोसे रहो और स्ट्रेस आके हॉस्पिटल, और वो भी जहाँ जाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन। आप देखो एक प्लानिंग करो। जैसे सर और मैडम ने बोले पहला अपना खुद देखना। मैडम बोले जैसे फ्लाइट में जाते हो तो पहले ऑक्सीजन मास्क खुद लगाओ। तो ये जरूरी है, जितने भी फीमेल्स यहाँ पहले खुद अगर आप अच्छा रहेंगे तो तभी आप देखभाल कर पाएंगे दूसरे को। चैरिटी वही करता है जिनके पास पैसा है। कभी देखे आज अडानी अंबानी सब इतने स्पॉन्सर देते हैं बिकॉज उनके पास पैसा है। तो दैट इज द ओनली थिंग, यू हैव टू मेक योरसेल्फ मोर फिट। तो आप प्लीज ये करो। इवन ऑल्सो एज ए मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कभी ऐसा होता है तो यू आर वेलकम टू डिस्कस इन ओपन फोरम ऑल्सो, बिकॉज आई ट्राई टू मेंटेन दैट टीम। में जो क्लोज टीम मेरे अंडर में काम करते हैं उनकी, इवन नर्सिंग टीम्स ऑल्सो आई ट्राई टू कन्वे द सेम। तो राधेश्याम की कभी किसको प्रेशराइज करके किसी को
हम लोग कोई डंडा के डर पे नहीं करो नहीं तो जॉब छोड़ा जाएगा यहाँ से, ऐसा नहीं करते। सो प्लीज मेक श्योर दैट। एंड ज्यादातर आपका जो डिस्टर्बेंस होता है तो फैमिली के साथ डिस्कस करके आपके जॉब प्रोफाइल सेट करो। अगर ऐसा कहीं होता है कि आपकी फैमिली में कोई है जॉब रेस्ट्रिक्शन है तो आपके अब हम डिस्कस करो कि हम उसको आपका नाइट टाइम ये सीरीज शेड्यूलिंग करते हैं, आपको ज्यादातर हम हेल्प आउट करेंगे कि इजी मोड पे आपको काम करने के लिए। एंड थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी आल्सो। और कोई पॉइंट आप बता रहे थे सर, आई रिक्वेस्टेड सर आल्सो अभी वुमेन्स डे में सर ने कुछ स्कूल में प्रोग्राम किए थे, इवन आल्सो कोई स्क्रीनिंग एनीथिंग इफ यू वांट टू फ्री ऑफ कॉस्ट और ये फॉर आवर एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय, सो सर प्लीज सजेस्ट अस सो वी विल हेल्प यू। विभिन्न कैंसर का जो इनिशिएटिव हमने लिया था 3 साल पहले जब ज्वाइनिंग किया था, मैंने चेयरमैन साहब ने परमिशन दी थी हमको कि अपने अस्पताल की सारी फीमेल्स का कैंसर स्क्रीनिंग करें। बट अनफॉर्चुनेटली जो उसके पहले अवेयरनेस टॉक थी वो भी हम 2 ही कर पाए। महिलाओं को बुलाना, उनको पाठ पढ़ाना, उनको समझाना और उनको स्क्रीनिंग के लिए बहुत टेढ़ा काम था। तो हम तो उससे हार के हमने बाहर दूसरी जगह कोशिश करी। अभी दूसरे स्कूल के टीचर्स आके स्क्रीनिंग करवा रहे। तो आप लोग सीरियस हो तो वापस दोबारा फिर सुकांता जी से बात कर ले। अब मैं किस मुंह से दोबारा बोलूं? सर ने दोनों स्वर्णकार सर ने और सूरी जी ने, सुकांता जी ने 1 साल के लिए हमको अलाउ किया था कि आप 1 साल में सारी हमारी फीमेल्स को स्क्रीन करें। अपर्णा जी हमने सबने मिलकर कोशिश करी पर सबको निमंत्रण दिए, सबको बुलाया पर करवाया नहीं किसी ने भी, न तो जांचें करवाई न कोई लेक्चर सुना। तो हमारा एक्सपीरियंस ओवरऑल ऐसा था कि भाई कैसे आप लोगों को जागृत किया जाए, कैसे समझाया जाए। बट फिर दोबारा कोशिश करेंगे, हम तो हार नहीं मानते कभी भी। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे लग रहा है आज हमको समझनी है वो है कि हमें खुश रहना। अनफॉर्चुनेटली दुनिया का दिया हुआ सब सुख हमारे पास होते हैं, मन में खुशी नहीं रहती, मन में प्रसन्नता नहीं रहती। खुश कैसे रहना है हमको, या तो कपूर साहब या डॉक्टर श्रेष्ठी, 2 लोग सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से। बट जो हमको एक मौका मिला है ना, हमको हॉस्पिटल स्टाफ को, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे नर्स हैं, चाहे हम वर्ल्ड क्लास है, चाहे हम टॉप मोस्ट मैनेजमेंट, हम सबको जो एक पेशेंट से टच करने का मौका मिला है कि पेशेंट की लाइफ को हम टच कर पाते हैं। एक दुखी पीड़ित इंसान है जो किसी न किसी कष्ट से भुगत रहा है, परेशानी है, उसको हम किस तरीके से अपनी कला से, अपनी साइंस से, अपने बर्ताव से, दवाइयों से उससे बात करके उसके दुख को हल्का कर सकते हैं। तो ये जो है टू टच समवन्स लाइफ, ये अपॉर्चुनिटी बड़े बड़े सेठ लोगों को भी नहीं मिली। जो अस्पताल बनाते हैं उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि डायरेक्ट किसी के दुख में भागीदारी हो सके। तो हमें भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया है, भगवान ने हमको चुना। हमको चाहिए कि हम अपना काम अच्छे से करें, जो हमारे सामने दुखी पीड़ित परेशान है उसकी हम जो हेल्प कर सकते हैं अपनी तरफ से हेल्प करें। सृष्टि जी और कुछ इस मामले में खुश रहने के मामले में कुछ टिप है तो आप बता दें।